हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था लास्ट ईयर कि हम हर बार नीट वालों के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, और अब टाइम आ गया है नीट वाले स्टूडेंट पर थोड़ा सा मेहनत करने का। बच्चों, आपको भी थोड़ी सी मेहनत अब ज़्यादा करनी है, थोड़ा अपने को बूस्ट अप करना है। और हमारी जो नीट की सीरीज चलती है, अगर आपको बता दो, क्रांति नाम की हमने सीरीज यूज की थी लास्ट ईयर, और जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू किए थे लास्ट ईयर। और इस साल में आपकी प्रैक्टिस थोड़ा और बूस्टअप हो जाए, नीट डीपीपी सीरीज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये करना है सीरीज और बिना देखे करना है, खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां पर आपको इसका एक नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी फाइल मिल जाएगी और आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, या आप वीडियो करते करते पॉज कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज हमारा टारगेट है पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। 9 टाइप हम डिस्कस करेंगे, जो टोटल 35 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं और जिसमें 2 नीट क्वेश्चन आपके फिक्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, सिंपल जो हमारे यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डीपीपी है तो हम बहुत थ्योरी इसमें नहीं करेंगे। पहले मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगा इसमें, और क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जो हमारा सिंपल यूनिट और डायमेंशन है, जैसे आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी यहाँ पे क्वांटिटी पढ़ी। ठीक है, और उस क्वांटिटी में हमको उसकी यूनिट और डायमेंशन चाहिए। स्टार्ट थोड़ा सा बेसिक से कर लेते हैं। अगर आप इसमें चलें, हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला रिवीजन। अगर आप चाहें तो एक बार फॉर्मूला रिवीजन हमारी ज़रूर विजिट करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हो, मेज़र कर सकते हो, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जितने भी आपके फिजिकल टर्म है या नेचुरल लॉ है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली 2 चीज होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हो 10 kg, तो 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg है इसकी यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/u है। ठीक है, तो जितनी बड़ी आपकी यूनिट होगी उसका नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। क्लियर? अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो सभी को पता है, लेकिन बात आती है इस यूनिट की। तो यूनिट के पीछे अगर आप जाएं, तो यूनिट को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम टाइम टू टाइम आते रहे। और जो पहला सिस्टम आया CGS, उसके बाद हम FPS पे जाते हैं, और उसके बाद हम MKS में जाते हैं, और फाइनली हम किस में जाते हैं, SI में जाते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है, जैसे C फॉर सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड। और SI का जो है उसमें हमने सारी क्वांटिटी को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला जो था उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, और दूसरे को हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी में ही एक सब पार्ट होता है आपका, जिसको आप बोलते हैं, बेस क्वांटिटी में जो सब पार्ट होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, आगे एक टेबल है जिसको आप देख सकते हैं। ये आपकी 7 बेस क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी ये हमारी क्या है, नाम है, और ये सिंबल है। इवन आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कह रहे मीटर क्या है। तो मीटर जो है आपका वो लाइट का वैक्यूम में जो हमारा इतने टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो यूज किए जा, उसे हम करते हैं मीटर। मास, और ये सब हमें इंटरनेशनल जो SI सिस्टम है, इसके जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर फिक्स किए हैं। जैसे मास है, मास को हम कैसे मेजर करते हैं, इंटरनेशनल kg, प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर है, उससे देखा जाता है। वैसे तो लिखा है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 1-2 बार एम्स में पूछा गया था कि टाइम को किससे मेजर करते हैं। तो टाइम को मेजर करते हैं सीजियम 133 एटम के हाइपर फाइन लेवल के जो वाइब्रेशन होते हैं। ऐसे और भी हैं,
दो हमारे सप्लीमेंट्री हैं ये, ठीक। अब एंगल, पिछले साल आपका यही क्वेश्चन था कि एंगल की यूनिट क्या होती है। तो बच्चों एंगल की सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दो होते हैं। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, जो एंगल 3D में बनेगा इस एरिया से सेंटर पे, और आर्क से जो बनेगा उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। तो एंगल की पूछी गई थी कि क्या यूनिट होगी, क्या डायमेंशन होगी प्लेन और सॉलिड एंगल की, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है इसके बारे में, आपने पढ़ा भी होगा। और बात करें जो ये बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, और ड्राइव क्वांटिटी भैया सब पे डिपेंड करती हैं, या आप कह सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे आपके पास ये सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा, तो आपसे हो सकता है एग्जाम में क्या पूछा जाए कि भैया इसकी यूनिट निकालो या इसकी डायमेंशन निकालो। दो ही चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी, किसी की भी यूनिट और किसी की भी डायमेंशन पूछी जा सकती है। क्लास 11 12 कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए, जैसे जो लेंथ है, लेंथ ये बहुत बेसिक है, ऐसा ही आपको पता होना चाहिए। लेंथ की जो यूनिट होती है आपकी मीटर, और जो आपकी डायमेंशन होती है वो होती है एल। वहीं बात करें अगर मास की, तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और जो हमारी डायमेंशन है वो एम। टाइम की बात करें, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, और जो डायमेंशन होती है वो होती है टी, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर, और यहाँ भी एम्पियर। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की केल्विन एसआई यूनिट, और यहाँ भी केल्विन, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। आगे एसआई के अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से आप यूनिट बना सकते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एल का एम हो जाएगा, टी का एस हो जाएगा। बात करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल टी माइनस 2 हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ब्रेन में आपका सेट होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे निकालने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वैसे तो इसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, एम एल टी माइनस 2। बात करें अगर वर्क की, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस 2। तो इतनी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा फिर आप किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, तो आपको याद करना है फॉर्मूला। तो आपने कहा सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो मास के बीच में जो फोर्स होता है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ से जी कैसे हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट पता होगी तो आप बहुत जल्दी इसकी डायमेंशन निकाल देंगे, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम है वो है पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस का, और थोड़े बहुत आपको उसमें टाइम सेविंग क्वेश्चन निकालने चाहिए, जिससे आपके पूरे अच्छे से क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन। और वही यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, मास को आप केजी में लिख लो, लेंथ को आप मीटर में लिख लो, और टाइम को आप सेकंड में लिख। तो यूनिट एंड डायमेंशन से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो, जैसे कि ये क्वेश्चन है। एम्स के भी मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे बच्चों वो कहाँ के होंगे ये तो मैंने बताया नहीं, वो होंगे आपके एम्स के क्वेश्चन, ठीक है, वो होंगे आपके नीट के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न बहुत बदला है नीट का, तो 5 ईयर क्वेश्चन प्लस इसमें होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कह रहे हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लुमिनस फ्लक्स। तो बच्चों लुमिनस फ्लक्स जो होता है वो लुमिनस इंटेंसिटी आपका जो बनता है लुमिनस फ्लक्स, उसका जो मीनिंग है, इसको ल्यूमन भी कहते हैं, वो मेजर करता है जो परसीविंग पावर है लाइट की, या आप बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, टोटल लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड।
ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल लाइट इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। और एनर्जी की डायमेंशन अभी भी मैंने आपको बताया कि आपको याद होनी चाहिए, ml2t-2। अगर याद होगी फटाक से आंसर आ जाएगा। अब याद नहीं है तो फिर आपको इक्वल टू mc² या कोई एक फॉर्मूले से ये निकालना पड़ेगा, फिर जाके ये सब काम होगा। तो जैसे ही आप इसमें इसको रखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ml2t-3। तो जो हमारा पहले का आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ml2t-3। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक आप पढ़ते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी जो आपने पढ़ा है कि जिसकी SI यूनिट क्या होती है, कैंडला होती है, CD से लिखते हैं, डायमेंशन भी कैंडला हो जाएगी, जो वन ऑफ द हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लुमिनस फ्लक्स ओवर सॉलिड एंगल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कभी अगर आपको ये पूछ लिया गया तो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mvr, या आप कह सकते हैं r क्रॉस p। आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो थोड़ा सिंपल हो। तो जैसे ही आप इसमें देखें, मास का तो m, वेलोसिटी का अगर आपको याद है mlt-1, और इसकी l और l की पावर ऐड कर दो, t की पावर है -1, ठीक है। तो जो डायमेंशन आ जाएगी आपके एंगुलर मोमेंटम की वो ये आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होती। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ml2t-1, ml2t-1। अब देखो पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा है। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो अभी हमने डायमेंशन निकाली थी, ये वाली, ठीक है, m-1 L3T2, m-1 L3T2, इसका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ए का सेकंड कहाँ पे है, ए का सेकंड इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, बहुत सारी चीजें ऑप्शन से भी हो जाएगी। देखो बी का 4 है, बी का 4 है, बी का फर्स्ट है, ठीक है, सी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है और सी का फोर्थ है, इसमें सारे डिफरेंट है। डी का थर्ड है, डी का फर्स्ट है, डी का थर्ड है। तो आप अगर डी का निकाल लोगे तो पहला और फोर्थ में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं डी क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/m, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है और अपॉन में मास का वो। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करते हैं वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, gm/r²। अब देखो इसमें आपको वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, Lt-2 के। तो डी का थर्ड वाला सही है, तो डी का थर्ड तो करेक्ट है, तो ये गलत हो गया, डी का फर्स्ट नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में एक हो सकते हैं। अब इसमें देखो कोई कॉमन है, देखो फर्स्ट फोर नहीं है, अब चेक ही करना पड़ेगा, किसी एक को चेक कर लो। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की बात एक ही होगी, तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो बी का फोर्थ हो जाएगा तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है Gm/r, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है F/m, या आप बोल सकते हो Gm/r²। तो आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, आप इजीली निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मणिपुर में जब उस बार पेपर नहीं हो पाया था तो दोबारा पेपर हुआ, तो कह रहे मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ m-1। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसका जो डायमेंशन है उसमें m-1 आए, ठीक है। तो देखो
अभी भी हमने देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, m-1 होती है। l कितना होता था, l आपका 3t2। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी वाला। ठीक है, और ऑप्शन मैच ही नहीं होंगे इसमें। कह रहे हैं द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब भैया जिसने फिजिक्स ये पूरे यूनिट डायमेंशन नहीं करे हैं ना, वो इसमें दिक्कत करेगा। तो एनसीईआरटी के पीछे ना बच्चों एक टेबल है, एनसीईआरटी आप जब खोलेंगे लास्ट में उसमें के पीछे एक डायमेंशन की टेबल है, उसको खोलिए आप, उसमें आपको सबके फॉर्मूले मिल जाएंगे, एक बार देख लो। तो थर्मल कंडक्टिविटी जब हम पहली बार पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ हीट फ्लो है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, एरिया के और लेंथ के। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है जिसको आप बोलते हैं के। ठीक, बस ये जो है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है जिसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, इक्वल टू ये के है, के की हमें निकालनी है, यही थर्मल कंडक्टिविटी है। टेम्परेचर की कितनी होती है, केल्विन। ठीक है, अब इस के में आप कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, इसको के सी लिख देता हूं, तो के केल्विन, एरिया का एल स्क्वायर ओवर एल, एल से एल कट गया, तो डब्लू के इधर आएगा तो के इनवर्स एल इनवर्स। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं किसकी डायमेंशन है, तो अब देखो घुमा के भी पूछ रहे हैं कि किसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला आना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस हम ऐसे निकालते हैं, आई बी इक्वल टू एल आई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम ऐसे निकालते हैं, आप बायो-सेवर्ट लॉ से निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू आप कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की आप निकाल सकते हैं बी डॉट ए से। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो परमिबिलिटी वाला है। ठीक है, MLT -2 A-2। ठीक है, चेक कर लीजिएगा डायमेंशन निकालनी। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन और आए थे, ये मैंने ऐसे ही रख दिए इसमें। जैसे कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2004 में आया था। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये भी आया था। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी 2004 आया था, जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप है डायमेंशन ऑफ सेम पेयर। देखो जैसे हमारा वेलोसिटी है, जैसे हमारा वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वही स्पीड की होगी। ऐसे ही आपको पेयर ढूंढने हैं, जैसे जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी, वही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की होगी, जो कि क्वेश्चन पिछली बार आ गया था। फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। सिमिलरली जो डायमेंशन आपकी बच्चों वर्क की होगी, जो डायमेंशन वर्क की होगी वही डायमेंशन एनर्जी की होगी। अब एनर्जी कोई सी भी हो जाए, काइनेटिक हो जाए, पोटेंशियल हो जाए, टोटल हो जाए। और जो डायमेंशन, ठीक है, इसमें अगर आप देखें जो डायमेंशन आपकी टॉर्क की है वही एनर्जी की भी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो डायमेंशन आपकी स्ट्रेस की होती है वही आपकी प्रेशर की होती है, और वही आपकी कोई भी इलास्टिक मॉड्यूलस हो उसकी होती है। इलास्टिक मॉड्यूलस मतलब यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, जो डायमेंशन आपकी लीनियर मोमेंटम की होती है वही डायमेंशन आपकी इम्पल्स की होती है। इसकी होती है, इम्पल्स की होती है। और जो डायमेंशन आपके एंगुलर मोमेंटम की होती है, एंगुलर मोमेंटम की, वही डायमेंशन आपकी प्लैंक कांस्टेंट की होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और कुछ चाहिए, आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला रिवीजन में जाइए, वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे बताए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए 2020 में आया था कि कौन सा पेयर की सेम डायमेंशन नहीं है। इम्पल्स मोमेंटम की होती है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फोर्स दोनों अलग अलग चीज हैं, इसकी नहीं होगी, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर ये नहीं है, मोमेंटम के बराबर ये भी नहीं है। यंग मॉड्यूलस, मैंने कहा था कोई भी मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस हो, जैसे यंग मॉड्यूलस हो, बल्क मॉड्यूलस हो, शेयर मॉड्यूलस हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा अगला टाइप है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर दो डायमेंशन क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, मान लो x प्लस वाई को आप ऐड कर रहे हो, या आप दो डायमेंशनल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाओगे जब उनकी डायमेंशन सेम हो या पूरे टर्म की डायमेंशन सेम हो। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्ट पे ही ये रूल है, और अगर कोई इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है वो गलत होगा और फिजिक्स में आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप देखिए इसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन होनी चाहिए। देखो आई, यहाँ पर देखो एक्सेलेरेशन की एल टी माइनस टू इंटू टाइम टी, तो इसकी भी कितनी आ गई, एल टी माइनस वन। तो ये और ये तीनों की सेम डायमेंशन आ गई, तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहते हैं। ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखिए क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं कि जो हमारा F इक्वल टू ये है, तो A अपॉन बी की डायमेंशन निकालो। तो जब आपको A अपॉन बी की डायमेंशन चाहिए, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहेगा, जो F की डायमेंशन होगा वही A रूट एक्स का होगा और वही आपका बी टी स्क्वायर का होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो A की डायमेंशन होगी वही F ओवर रूट एक्स की होगी, और जो F की डायमेंशन होगी वही आपकी बी टी स्क्वायर की होगी। दैट मीन्स वही डायमेंशन आपकी F ओवर टी स्क्वायर की होगी। तो यहाँ से A मिल गया, यहाँ से B मिल गया। अगर आप A ओवर B करेंगे तो दोनों से F कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर ओवर रूट एक्स आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा, t की पावर 2, t की सॉरी ये कितना है l, x तो l है, l की पावर हाफ। l जब भी ऊपर आता है, जैसे कोई नेगेटिव की पावर ऊपर आएगी तो उसको हम माइनस के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा l माइनस हाफ t2। ये आपका आंसर। तो ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो जेई में बहुत बार आ रहा है, इस इक्वेशन को हम वंडर बॉल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर ये किससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो अगर यहाँ पर ये इक्वेशन सही है तो जो डायमेंशन इस p की होगी वही इस पूरे टर्म की होगी, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी वी स्क्वायर। सिमिलरली जो डायमेंशन v की है वही b की हो जाएगी, तो यहाँ पर v की डायमेंशन क्या है, v। अब आपसे एग्जाम में हो सकता है इसी की डायमेंशन पूछ ले, प्रेशर की डायमेंशन निकाल दीजिए, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया एम एल टी माइनस टू, लेंथ कितनी है L2, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये हमारा कितना आ जाएगा m। अब देखो इसके साथ माइनस वन है, तो ये वॉल्यूम का कितना होता है, वॉल्यूम का होता है L की पावर 3, तो हो जाएगा L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। तो ये A की डायमेंशन हो गई, ये B की हो गई। अगर आपसे कह दें कि नहीं हमें यूनिट चाहिए, तो आप कह सकते हो A की यूनिट हो जाएगी kg मीटर 5 सेकेंड माइनस 2, और इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब। अब एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, A अपॉन बी की निकालो। तो जब आप A अपॉन बी की निकालेंगे, A अपॉन बी की निकालेंगे, तो पी वी स्क्वायर ओवर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी बी। और पी बी क्या होता है, इसको अगर इंटू करेंगे तो इसकी डायमेंशन आएगी आपकी वर्क डन। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा W इक्वल टू पी वी, या इसकी डायमेंशन आप कह सकते हो एनर्जी के बराबर होगी या टॉर्क के बराबर होगी। अगर आप यहाँ पे A ओवर बी स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारी जो डायमेंशन है पी बी स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी कट गया तो किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर के। तो बहुत सारे इसमें हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। या आप एक बार बहुत क्वेश्चन आया था कि वी स्क्वायर ओवर ए की निकालो, तो ये क्या आ जाएगा 1 ऊपर पी। तो रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होगी। तो ये वंडर वॉल्स इक्वेशन है, बहुत बार इसका यूज होता है, एक बार आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। अगर इक्वेशन सही है तो जो डायमेंशन v की है वही ए टी की होगी। तो ए की कितनी हो जाएगी, v ओवर टी, और v ओवर टी की एल टी माइनस 1 ओवर टी, तो ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 बी में ही है तो बी करेक्ट, बाकी हम निकाल लेते हैं। देखो टी और सी ऐड हुए हैं, तो जो डायमेंशन टी की है वही सी की है, तो इसकी कितनी हो जाएगी टी, और जो डायमेंशन इस ए टी की है वो बी की होगी, या जो वी की डायमेंशन है वो बी की होगी। ठीक है, जो हमारी बी की डायमेंशन है वो बी की होगी, बी ओवर समथिंग की, तो नीचे कितना है टी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा वी टी, तो आ जाएगा एल हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन विच ऑफ ट्रू, देखो कैन नेवर बी मीनिंगफुल कह रहे हैं, कौन सा इसमें से मीनिंगफुल नहीं होगा। तो डायमेंशन को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो हमारा सेम डायमेंशन ले रहे हैं। अब देखो इनटू करने से उसकी सेम डायमेंशन हो सकती है, या डिवाइड कर, जैसे हम देखें ए टी की डायमेंशन नहीं आ रही थी एल टी माइनस 1, तो हमने इनटू करके क्या कर लिया था एल टी माइनस 1। तो हम इनटू और डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। हम p माइनस क्यू नहीं कर सकते हैं जब तक डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, अगला है डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे आप फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं कि भैया फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, तो ऐसा कहेगा आपसे कि फोर्स को एम एल टी के फॉर्म में नहीं लिखना है, फोर्स को 3 अलग अलग टर्म दे देगा, एनर्जी, मोमेंटम, टाइम के टर्म में लिखना है। तो हमें करना क्या है, फोर्स इक्वल टू करना है एनर्जी की पावर ए, मोमेंटम की पावर बी, टाइम की पावर सी, इसकी डायमेंशन रखनी है, इन तीनों की डायमेंशन रखनी है, ए बी सी निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ई पी टी के टर्म में आ जाएगा। हम इसके टर्म में इसलिए निकालते हैं, मैकेनिक्स में सारी प्रॉब्लम एमएलटी के फॉर्म में हो जाती है, जबकि हम किसी भी क्वांटिटी को किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस पे देखो एप्लीकेशन क्या है, ये रहा। कह रहे अगर एनर्जी को हमने ऐसा लिखा तो इनकी वैल्यू बताओ, इन्होंने तो डायरेक्ट ही दे दिया, तो आपको एनर्जी की डायमेंशन रखनी है। एनर्जी की क्या हो जाएगी एम एल टू टी माइनस 2, एनर्जी की रख दी, दोनों साइड डायमेंशन रख के एक्सपोनेंट निकाल लो, पावर निकाल लो। अभी भी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था, तो अच्छा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी की वैल्यू रख दो एम एम माइनस 1 एल थ्री टी माइनस 2, इसकी पावर पी दिया है। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये एंगुलर मोमेंटम की हमने अभी भी निकाली थी, एम एल टू टी माइनस 1 क्यू, और लास्ट में है सी, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसका हो जाएगा एल टी माइनस 1 आर। अब दोनों साइड कंपेयर कर लो, इस साइड कंपेयर करोगे एम की पावर 1 है, इस साइड माइनस पी, और ये कितना है क्यू है। ठीक है, तो माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, अगर पहले को हमने कंपेयर किया, एल की पावर को कंपेयर किया तो 3p, दूसरे में है 2p, इसमें है r, और लेफ्ट साइड है आपका 2। सिमिलरली 2p q r इक्वल टू माइनस का 2, तीनों को सॉल्व कर लो, रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा p आपका माइनस r, q आपका ये, तो ए ऑप्शन आना चाहिए। अगला देखो फिर आ गया क्वेश्चन, कह रहे अगर फोर्स एक्सेलरेशन टाइम को आप चूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी तो कौन सा डायमेंशन ऑफ एनर्जी को दिखाता है। तो वही आपको क्या करना है, एनर्जी इक्वल टू सॉरी फोर्स की पावर P
एक्सेलरेशन की पावर क्यू, टाइम की पावर आर। तो वैल्यू रख दो ml/t-2, एनर्जी की क्या, फोर्स की क्या हो जाएगी ml/t-2, एक्सेलरेशन की lt-2 और t की पावर r। ये बन गया। अब करना कुछ नहीं है इसमें, अब आपको सबकी दोनों तरफ कंपेयर कर लेना। देखो यहाँ m की पावर 1 है तो a1 आ गया, a1 आ गया मतलब f की पावर 1 आ गया। देखो कितने में है, f1 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 सब में है। दूसरे को करते हैं, a नहीं p है, हाँ p, सॉरी p की पावर। a की पावर देखते हैं आप, मतलब l की पावर। देखो l की पावर में क्या आ जाएगा, a p प्लस q इक्वल टू 2। अब a तो 1, p तो हमारा 1 है, तो q कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, तो वो भी 1 आया, मतलब a की पावर भी 1 है। a1 कहाँ पर है, इसमें नहीं है तो ये कट गया। अब तीसरा t की पावर को कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा, 2a 2b प्लस c इक्वल टू -2। तो कम वैल्यू रख दोगे, c भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। तो ये है डायमेंशन को किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना, और हर बार इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसी है, ये आपके लिए होमवर्क रखते हैं। सेम आपको उसमें दोनों साइड की डेटा रख के XYZ निकालना है। आगे देखिए कुछ डायमेंशन शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। जैसे बच्चों अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप जान चुके होंगे अभी तक, क्लास 12 में एक चैप्टर आता है EM वेव, और EM वेव में हम लोगों ने देखा है कि जैसे 1/√μ0 ε0 है, इसका जो मतलब है वो होता है c। इसका मतलब ये है स्पीड ऑफ EM वेव। तो अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछते हैं तो आप डायरेक्ट कितना लिखेंगे, LT-1। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, जैसे कि आपके JEE एग्जाम में किया था या नीट एग्जाम में किया था, तो ये क्या हो जाएगा, c²। तो डायमेंशन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, L2T-2। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और कब पूछा गया था, ये आप नीट के अगर PYQ उठाओगे, नीट 2012 में 2011 में डायरेक्ट पूछा था। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही और भी फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें इसका थोड़ा सा रीअरेंज और कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर रूट के टर्म में लिख दूं, ठीक, अगर मैं इसको रूट के टर्म में लिख दूं, तो जो हम इसको अगर रूट के टर्म में लिखेंगे μ0 और ε0 को, तो ये जो हमें डायमेंशन देगा वो किसकी देगा, ये आपसे पूछा गया था JEE के एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके वहाँ भी आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसका आप क्या बना लीजिए, एक क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट मैप बना लीजिए कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि μ0/ε0 की डायमेंशन क्या होगी, तो आप बताएंगे क्या होगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे एक आपने और EM वेव में पढ़ा होगा, हाफ ε0 E² हो या हाफ B²/μ0 हो। इसकी जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर हो, और एनर्जी डेंसिटी आप इजीली निकाल सकते हो, और ये B और μ0 से। ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया था अभी हाल फिलहाल 2020 के आसपास। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 T-2। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको और देखना है, जैसे मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में AC चैप्टर में √LC, RC और L/R, इन तीनों की जो डायमेंशन होती है वो टाइम के बराबर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप वहां पे इनकी डायमेंशन निकालने मत बैठ जाना,
ठीक है, आपको क्या करना है ये पहले से पता होना चाहिए। और आपको अगर ये और पता करना है कितने क्या क्या होते हैं तो आप कहाँ जाइए, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, वैसे टॉपिक हट गया है लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड लाइट ईयर आर यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। और तीसरा कह रहे हैं ये इसका ऑर्डर क्या है, सही है या गलत है। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, पार्सेक और लाइट ईयर लार्ज डिस्टेंस को नापने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो गलत है। सबसे बड़ी पार्सेक होती है, उसके बाद लाइट ईयर होती है और उसके बाद एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। आप एक बार एनसीईआरटी या जो भी आपके नोट्स हैं इन तीन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना कि इनका रिलेशन क्या होता है। अब है एरर, एरर बहुत कम है आपके उसमें, लेकिन जितना भी है हमें करना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन एरर में बहुत इजी जी क्वेश्चन है और मैं इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में एरर से इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन। अभी मैंने वो शायद ऐड भी नहीं किया हो, पहले इनको करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो जैसे आपने मान लो कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में एरर निकाला, तो आपने मान लो जैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकाला, उसके बाद आपने क्या किया, उसकी जो ट्रू वैल्यू थी वो देखा, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। आगे कह रहे हैं सिस्टमेटिक एरर कैन बी, जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं आपको वो क्या हो सकते हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। देखो रैंडम एरर तो कभी भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है, तो रैंडम एरर को आप जब एलिमिनेट करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लो, उसका फिर मीन निकाल लो। ठीक है, आगे 23 कह रहे हैं कि दी डैश इज एरर एसोसिएट विद रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन से मतलब वो मिनिमम कितना डेटा या कितनी एक्यूरेसी के साथ किसी चीज को नाप सकता है, मिनिमम क्या है। ठीक है, तो मिनिमम जो वो है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्मॉलेस्ट, देखो अभी जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, लीस्ट काउंट बोलेंगे, जो मिनिमम वैल्यू करेगा उसको लीस्ट काउंट कहेंगे। 25 देखिए, वो कह रहे हैं कि कौन सा सिस्टमेटिक एरर नहीं है। तो सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल तो हम कर सकते हैं, इम्परफेक्शन हमसे हो सकती है, पर्सनल, ये सारे हमारे क्या होंगे, हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन होगा, नन ऑफ दीज, ये नहीं होंगे ऑप्शन में। ठीक है, इनको हटा देना। आगे कह रहे हैं डी डैश इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या कहलाई जाती है, एक्यूरेसी, तुम कितना उसके पास हो तो उसको हम एक्यूरेसी से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 देखिए, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। ठीक है, हो सकता है। सेकंड कह रहे हैं एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर, हो सकता है ये भी। और मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसिस, ये भी हो सकता है। तो इसके तीनों सही हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था जो आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, एक मिनट, वो मेरे को मिला नहीं। हाँ, वो क्वेश्चन इजी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए, क्योंकि पिछले बार 2 पेपर हुए थे, उस 2 पेपर में वो पहली शिफ्ट में था,
दो पेपर इसलिए कि मणिपुर का बाद में हुआ था, वो पेपर रिलीज भी नहीं हुआ था। तो 7 मई को जो पेपर हुआ था आपका, वो वाला जो पेपर था, उसमें आप एक क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, ठीक है, भी मिल नहीं पा रहा। आगे चलिए, अब है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो कभी कभी जो नुकसान होते हैं किसी चीज़ के, उससे हमको फायदा भी होता है। जैसे डायमेंशन एनालिसिस में हमने बहुत सारी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं बता पाए। जैसे जैसे बच्चों हम नहीं बता पाए डायमेंशन आपकी एक्सपोनेंशियल की, हम डायमेंशन नहीं बता पाए लॉगरिथम की, हम नहीं बता पाए ट्रिग्नोमेट्री की, हम किसी नंबर की डायमेंशन नहीं बता पाए, ठीक है। तो इनकी जब हम डायमेंशन नहीं बता पाए तो हमने क्या किया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, आपसे उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे छोड़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन कि इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो मैं अभी अभी आपसे कह रहा था कि रूट एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट की डायमेंशन रेजिस्टेंस होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आप अगर नहीं भी जाएं फॉर्मूला रिवीजन में तो यहाँ से कर सकते हैं। तो एक्स इसमें क्या है, देखो जैसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एफ इक्वल टू समथिंग समथिंग है, ए डी ओवर बी की डायमेंशन बताओ। अब देखो एफ इक्वल टू हमें दिया है ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। अब देखो जो डायमेंशन इसकी होगी ना वो इसकी भी होगी, और वही सेम डायमेंशन इसकी भी होगी, ठीक है। अब जो बी एक्स है भैया, ये जो बी एक्स है, कॉस पूरा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके लिए इस बी एक्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो एक्स की जो डायमेंशन होगी वो बी के अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एक्स लेंथ है तो बी की क्या हो जाएगी, लेंथ इनवर्स। और सिमिलरली जो डायमेंशन डी टी की है वो भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो जो डी की है वो टी के अपोजिट होनी चाहिए, टी इनवर्स। और जो डायमेंशन एफ की है वही इस पूरे टर्म की होगी, तो एफ की डायमेंशन किसके बराबर, ए के बराबर, और एफ के ही डायमेंशन आपकी सी के बराबर। पूछा क्या है, ए डी बाई बी, तो ए की क्या हो गई, फोर्स, तो फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू, और डी टी माइनस वन, और बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल माइनस वन। इसको आप कर दीजिए फटाफट सॉल्व और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेना, एम एल टू टी माइनस थ्री करके आ जाएगा। अगला देखो, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको चार क्या दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, और पूछा जा रहा है उसमें कौन सा गलत है, कौन सा आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। जहां y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, तो ये पूरा तो डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा, तो y की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, l के। अब देखो क्या ये सच में हो रहा है डायमेंशन लेस, देखिए आपको दिया है 2 पाई टी बाई टी, तो पाई की कोई इज्जत नहीं है, हटा दो डायमेंशन लेस, तो टी ओवर टी, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो पहला l इक्वल टू एल आ रहा है, पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं y, तो y की हो गई l, एम्पलीट्यूड की भी हो गई l। अब साइन के अंदर क्या है, vt, तो v की क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन इंटू टी, तो अंदर तो l आ गया, तो ये तो डायमेंशनलेस नहीं बन रहा क्योंकि अंदर एक l आ गया, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, यहाँ पे देखेंगे अगर आप सी वाले ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी आ गया, ये डायमेंशनलेस होगा तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए इसकी एल आ गई, इसकी भी एल आ गई, और यहाँ अंदर देखेंगे डायमेंशनलेस बन रहा है, तो ए और डी तो सही है, कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देखो, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आए नहीं है, लेकिन अभी एनटीए और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि करवा देता हूँ एक एक। अब देखो सेम वही है कि जो डायमेंशन पी जो है डायमेंशनलेस है, यहाँ प्रेशर नहीं है, पी लिखा हुआ है डायमेंशनलेस है, ठीक है। बहुत बार जल्दबाजी में बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, तो अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, नो डायमेंशन, ठीक हो गया। नो डायमेंशन का मतलब m0 l0 t0,
ठीक हो गया भैया। अब अल्फा बाई बीटा में आपको डायमेंशन चाहिए अल्फा की, तो देखो इस लॉग की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लॉग एटी बाई बीटा एक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी तो जो अंदर वाला पार्ट है इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। और एक आपको हिंट दे दूं, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपने पढ़ा है हाफ के टी इक्वल टू होता है एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो के टी की जगह पे आप एनर्जी लिख सकते हैं, तो एनर्जी ओवर बीटा एक्स इक्वल टू नो डायमेंशन, तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनर्जी ओवर एक्स, ठीक है। एनर्जी की क्या है, ml2t-2, और ये x कितना हो गया, x की जब आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, x की कितनी है, लेंथ हो जाएगी, एक लेंथ से एक लेंथ मर गया तो ml-t-2, तो ये बीटा हो गया। अब इस बीटा की जगह पे क्या कर दो, रख दीजिए, तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, बीटा के बराबर, तो बीटा की कितनी आई, ये ml-t-2, तो अल्फा की भी उतनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन ये है, देखिए अब यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल समथिंग है, आपको डायमेंशन बीटा की चाहिए, तो देखो पहली बात जो डायमेंशन एफ की होगी वही अल्फा बीटा की होगी, हमें चाहिए बीटा की, तो हमें निकालना है एफ ओवर अल्फा। अब अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, देखिए अंदर वाले पार्ट को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा के टी की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो के टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर ml2t-2, तो आ जाएगा m-1 t+2, तो यहाँ पर रख देंगे अगर ml-t-2, तो यह आ जाएगा m-1 t+2, सॉल्व कर दीजिए, बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। आगे लास्ट टॉपिक इसका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता ही है, किसी भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट की कितनी ट्रू वैल्यू है, कितने पे हम भरोसा कर सकते हैं, कितने सर्टेन डिजिट हैं, उस पर हम ये चीज़ें करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो आप देखेंगे इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट हैं, इस नंबर में हमारे जो टोटल सिग्निफिकेंट है आप काउंट करेंगे अगर, वो हैं 4। देखो रूल क्या होते हैं, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे चाहे उसमें डेसिमल है या नहीं है, उसके सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल ये है, अगर कोई दो नंबर हैं जो नॉन जीरो हैं, उनके बीच में जीरोज हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, चाहे डेसिमल हो चाहे नहीं हो, जो नॉन जीरो होंगे किसी भी जीरोस के बीच में सिग्निफिकेंट। तीसरा रूल ये है, अगर कोई नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसके टेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और वहीं अगर नंबर में डेसिमल है तो टेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अगला रूल इसमें यह है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो लेफ्ट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो 1 हो गया। अगर मैं इस रूल को और इस रूल को मिक्स कर दूं तो कैसा हो जाएगा, 0.00900, तो इसमें क्या होगा, डेसिमल है, तो कितने सिग्निफिकेंट है इसमें, 3 है। अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में जैसे 2 5 है, तो ये जो 10 की पावर होती है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है, इसी में चेक करेंगे तो कितना हो गए, 2 हो गए। आगे देखिए, ये नंबर है, कह रहे हैं इनको राउंड ऑफ करिए। अच्छा ये कैसा हो गया, एक क्वेश्चन छूट गया, नहीं 32 ही है, कह रहे हैं इनको राउंड ऑफ करिए 3 डिजिट तक। अब राउंड ऑफ करना आपको आता होगा, मैं यकीन कर रहा हूँ कि देखो 5 से अगर आपको 3 डिजिट करना है तो देखना है कि 5 से पहले क्या है, 5 से अगर आपका बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, कम है तो कुछ मत करो। अगर नंबर 5 ही है तो उसके आगे देखो क्या इवन है, अगर इवन है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे 2.74, और अगर ऑड है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट।
आगे देखो सम निकालना है। अब होता क्या है, जैसे आप सम निकालोगे तो मान लो जैसे आप ये ऐड कर रहे हैं 6 8 और एक में ऐड कर रहे हैं 0.12, एक में ऐड कर रहे हैं 1.16। तो इसमें क्या है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें आपके मान लो 4 है, तो आपका जो आंसर है ना उसमें क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट देखने पड़ेंगे, चाहे पॉइंट हो सब्ट्रैक्ट हो, लीस्ट वाला ये आंसर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आंसर में 1 होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब राउंड ऑफ भी किया है तो 664 हो जाएगा। अब देखो ये है डिवाइड वाला, और डिवाइड में क्या है, जैसे डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो आपका जो आंसर होगा, जैसे इसमें हमने सब्सटेंस ग्राम 5.74 और वॉल्यूम है 1.2, इसको जब आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक। अब इसमें देखो पूरे नंबर में देखना पड़ता है इनटू अ डिवाइड में। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3, तो आंसर में कितने रहेंगे, 2 सिग्निफिकेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 4 जा 4.8 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई ऐसे इंटू है 6 8 9 1.2, तो इसका जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, तो उसमें कितने कितने नंबर में होगा। देखो इसमें पूरे नंबर में देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आंसर 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्ट होता तभी इसको देखते, ये 2 है, ये 1 है, तो आंसर 1 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा, ये रूल इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब का टैग आया है। ये हमारे आज जिन्होंने पीपीटी बनाई है, तो उन्होंने कहा है कि हम बीच बीच में बच्चों को याद दिलाएंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना होता है, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना होता है जो ढूंढ रहे हैं अच्छा कंटेंट और उन्हें मिल नहीं रहा है। और हमें भी आपकी ज़रूरत है, आपको भी हमारी ज़रूरत है, तो साथ ही चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है HCG का कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आया हुआ है 2016 में, कह रहे कि HCG अगर हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, मैंने कॉम्बिनेशन नहीं दिए, लेंथ को दिखाएगा। देखो जब क्वेश्चन आएगा लेंथ, मास और टाइम, तो आप h की पावर p, c की पावर q, g की पावर r करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा इनको आप डायरेक्ट याद रखें। क्या, जो मास होगा, मास निकल के आता है, अंडर रूट तो सब में आता है, मास थोड़ा सा अलग है hc/g, और वहीं लेंथ की बात है तो लेंथ निकल के आता है gh/c की पावर 3। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में आता है। और t जो टाइम है आपका वो आता है √gh की पावर c की पावर 5/2। आप कहेंगे सर हम निकालें कैसे इनको। देखो लेंथ पूछा है ना, तो लेंथ इक्वल टू आप ये कर दो h की पावर p, c की पावर q और g की पावर r। अगर मास पूछा है तो सेम वही कर दो, h की पावर p, c की पावर q, g की पावर r। अगर आपको टाइम पूछा है तो सेम वही कर दो, h की पावर p, c की पावर q, g की पावर r। तो यहाँ से आपको p, q, r निकालना है सब में। तो जो भी वैल्यू निकलेगी उससे ये फॉर्मूला निकलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इन दोनों में, इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें c की पावर 3 और c की पावर 5 का डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके वहाँ लेंथ एक्चुअली पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 35 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, शायद अब खत्म हो गए हैं क्वेश्चन। तो ये थे यूनिट एंड डायमेंशन की हमारी एक डीपीपी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आग की तरफ फैला दीजिए, कमेंट करिए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर आपको आया, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।